हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोगों का टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 8 धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। ये हमारे चैप्टर का नाम है, धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण अर्थात चल कुंडली धारा मापी के पार्ट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। कि किस पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं? पार्ट 2 का, जो कि एनसीईआरटी से चौथा लेसन है। एनसीईआरटी से क्या है? ये चौथा लेसन है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। या इस वीडियो को जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऊपर हैशटैग दिखाई देगा, जिस पर हैश टैलेंट स्टडी पॉइंट लिखा होगा, आप उस पर टैप करके हमारे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए, चल कुंडली धारा मापी टॉपिक हम लोगों का आज का क्या है? चल कुंडली धारा मापी। सो दोस्तों, बिना टाइम इन्वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, जो हम लोग का टॉपिक है आज, चल कुंडली धारा मापी। तो पहले समझेंगे कि चल कुंडली धारा मापी क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है। और तो बता दें चल कुंडली धारा मापी क्या होती है हम लोगों का। तो जो चल कुंडली धारा मापी होती है, यह क्या होती है कि यह एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में धारा के संसूचन का मापन किया जाता है या संसूचन ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसी बात को मैं लिख देता हूँ कि चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी क्या होता है कि चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में हम लोग क्या करते हैं कि धारा का संसूचन करते हैं कि उसमें धारा जा रही है, कितना एम्पियर धारा जा रही है, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? चल कुंडली धारा मापी के द्वारा। तो फिर सुन लीजिए, चल कुंडली धारा मापी क्या होती है कि चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन ज्ञात किया जाता है या धारा के संसूचन का पता लगाया जाता है, या धारा का संसूचन क्या करता है? चल कुंडली धारा मापी देता है। अब यहाँ देखिए, बात आती है कि चल कुंडली धारा मापी कितने टाइप की होती है। तो देखिए, चल कुंडली जो धारा मापी होती है यह 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। आज दोनों टॉपिक मैं इसी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। एक होती है निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी, और एक होती है किलकित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी, देखिए दोस्तों, ये हम लोग कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला होता है निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा क्या होता है? किलकित कुंडली धारा मापी। यानी इन दोनों टॉपिक को मैं इसी वीडियो में पूरा क्लियर करा दूंगा, और सीधे सीधे तौर पर कि निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी क्या होती है। तो चलिए, पहला हेडिंग लगा दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। एकदम पूरा नोट्स बाय नोट्स मैं पढ़ाऊंगा। आप चाहे तो उसका नोट्स भी एकदम आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है पहला टॉपिक? निलंबित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी। तो चलिए देखिए, निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होती है कि यह वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है। क्या होता है कि निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग कि जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी वैद्युत परिपथ में क्या करते हैं? किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के
वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों देखिए फिर से इसका कि निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है। क्या कहेंगे कि निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण होता है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का संसूचन अथवा उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। और मापन किसके द्वारा किया जाता है, निलंबित कुंडली धारा मापी के द्वारा। तो आइए समझते हैं कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी कि यह किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो समझिए इसका सिद्धांत क्या है। देखिए यह जो सिद्धांत होता है यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर अर्थात टाउ बराबर NIAB साइन थीटा क्या होता है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए फिर क्लियर कर रहा हूँ, इसका सिद्धांत क्या होता है कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण अर्थात टाउ बराबर NIAB साइन थीटा के सिद्धांत पर कार्य करता है। सो दोस्तों सिद्धांत तो आप समझ गए होंगे कि सिद्धांत क्या होता है कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण अर्थात टाउ बराबर NIAB के साइन थीटा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या रहेगा, इसकी रचना, यानी यह किससे किससे मिलकर बना है। तो इसकी रचना आप बगल में देख रहे होंगे। यह हमारा क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी है। यह हमारा क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी होती है। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें सर्वप्रथम एल्युमिनियम की एक क्या होती है, फ्रेम होती है। एल्युमिनियम की क्या होती है, एक फ्रेम होती है। देखिए संरचना में लिखना है कि इसमें एल्युमिनियम की एक फ्रेम होती है जिसमें तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। रचना में देख लीजिए कि एक एल्युमिनियम की फ्रेम, ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम की फ्रेम है। तो क्या करेंगे कि इसमें एक एल्युमिनियम की फ्रेम होती है जिसमें तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। ये हमारा क्या है, इसकी रचना है। क्या करेंगे इसको कि इसमें, फिर सुन लीजिए, इसमें एक एल्युमिनियम की फ्रेम में तांबे के तार की कुंडली एक आयताकार बनाई जाती है। इस कुंडली को शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक क्या कहेंगे, इस कुंडली को एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक N व S के मध्य मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा ये हमारा क्या होता है, दर्पण होता है। यही हमारा क्या होता है, जब रोटेट करता है तो इस पर प्रकाश डाला जाता है। तो हमको ये समझना था कि हाँ ये क्या कर रहा है, हमारा रोटेट कर रहा है। तो क्या कहेंगे कि इसको क्या करते हैं कि एक मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा क्या करते हैं, शक्तिशाली चुंबक N व S के बीच में लटकाया जाता है। क्या करते हैं, इसको लटका देते हैं। इसके निचले भाग में एक स्प्रिंग जुड़ा होता है। इसके निचले भाग में क्या होता है, एक स्प्रिंग जुड़ा होता है जिससे एक टर्मिनल T2 जुड़ा होता है। एक टर्मिनल T2 जुड़ा होता है। मरोड़ टोपी के बगल में एक टर्मिनल T1 होता है। मरोड़ टोपी के देखिए बगल में क्या होता है, एक टर्मिनल T1 होता है जिससे धारा इसमें क्या करी जाती है, प्रवेश कराई जाती है। यानी टर्मिनल T1 से क्या करते हैं, इसमें धारा को प्रवेश कराते हैं और टर्मिनल T2 से धारा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। पुनः एक बार इसकी रचना को समझ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। करना क्या है कि इसमें सर्वप्रथम एक एल्युमिनियम की फ्रेम होती है। क्या होती है, एक एल्युमिनियम की फ्रेम होती है जिसमें तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है।
या तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसको C से प्रदर्शित किया गया है, या इसको हम लोग क्रोट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? या इसको क्रोट के नाम से भी जानते हैं। अब इस आयताकार कुंडली को मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N व S के मध्य लटका दिया जाता है। समझिएगा एकदम ध्यान से। क्या करना है कि इस क्रोट को क्या करते हैं कि मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N व S के मध्य लटका दिया जाता है। इसके ऊपरी सिरे पर मरोड़ टोपी के बगल में एक टर्मिनल T1 होता है, जिससे धारा प्रवेश कराई जाती है। क्या करते हैं? जिससे धारा प्रवेश कराई जाती है, तथा इसके निचले सिरे पर स्प्रिंग तथा एक टर्मिनल T2 होता है, जिससे धारा निकासी की जाती है। ये हमारा क्या हो गया? इसका रचना हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया अभी मैं पूरा कॉपी से आपको समझा दूंगा। ये पूरा चल कुंडली धारामापी ये सब पूरा क्या होता है, पूरा मैं कॉपी टॉपिक वाइज मैं आपको भैया पूरा कॉपी समझा दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया? रचना हो गया। अब हम लोग का आता है कि कार्य विधि। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना है? इसकी कार्य विधि। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसकी कार्य विधि क्या होती है। कार्य विधि। सो दोस्तों, कार्य विधि में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब सुनिएगा, जब टर्मिनल T1 के द्वारा मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा ये क्या है? हमारा फास्फर ब्रांच की पत्ती है, द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। फिर से सुनिए, जब टर्मिनल T1 के द्वारा मरोड़ टोपी की सहायता से तथा फास्फर ब्रांच की पत्ती द्वारा क्रोड में अथवा कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या करेंगे? जैसे ही धारा प्रवाहित होगा तो इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस कुंडली के चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है? विरोध करता है। यानी कहेंगे कि जैसे ही इस कुंडली का अपना एक स्वयं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे ही इस कुंडली का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे ही यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र N व S के बीच क्या करने लगता है? रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण करने लगता है। क्या करने लगता है? यहाँ से प्रतिकर्षण। तो जैसे ही प्रतिकर्षण होता है, अब क्या होगा? देखिए, प्रतिकर्षण होने लगेगा तो जिसके कारण जो कुंडली होती है वह क्या होती है? तेजी से ऐसे घूमने लगेंगी। ये तेजी से क्या होगा? ऐसे घूमने लगेगा। तेजी से क्या होगा? ऐसे रोटेट करने लगेगा। अब देखिए, तेजी से घूमना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण कुंडली पर बल आघूर्ण जिसके कारण क्या होता है? कुंडली पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान कितना होता है? टाउ इक्वल्स टू जिसका मान टाउ बराबर NI/AB साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है? NI/AB साइन थीटा होता है। अब देखिए कुंडली पर आरोपित बल युग्म कुंडली पर जो आरोपित बल युग्म तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हैं तो कुंडली पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा? ऊपर की ओर। एक तो अंदर की ओर और एक तो कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। अब देखिए, कुंडली पर आरोपित बल युग्म ऊपर की ओर है और इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? ऐसे है। तो बताइए, इन दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? 90। इन दोनों के बीच का कोण कितना हुआ? 90। और जब इन दोनों के बीच का कोण 90 हुआ, सो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 90। सो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा? टाउ बराबर NI/AB साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का? टाउ इक्वल्स टू NI/AB क्या आ जाएगा? टाउ इक्वल्स टू NI/AB हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब क्या कहेंगे कि कुंडली के घूमने के कारण यह क्या होता है? कुंडली जैसे जैसे घूमेगा, कुंडली के घूमने के कारण
फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है और इस ऐंठन का हम लोग नाम देते हैं फाई। इस ऐंठन का हम लोग नाम क्या देते हैं? फाई। कहेंगे कि कुंडली घूमने पर, कुंडली के घूमने के कारण फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, जिसके कारण कुंडली जो होती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद ऐंठन के द्वारा प्रत्यानयन बल सी। अब क्या होता है, ऐंठन द्वारा क्या करेगा, इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं, प्रत्यानयन बल को सी से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे हम लोग? सी से। सी से कुंडली घूमने लगती है, यानी एक बार क्या होगा कि इस धारा कार्ड घूमेगा और एक बार ये क्या होगा, पत्ती ऐड जाएगा और एक बार क्या करेगा, इस पत्ती कार्ड घूमने लगेगा। तो जब पत्ती कार्ड घूमेगा तो वहाँ क्या होगा, प्रत्यानयन बल, प्रति प्लस आनयन, इसका मतलब कि तुरंत एक कार्य खत्म हो और तुरंत दूसरा कार्य क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तब वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है। तो क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है, तब कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। अब देखिए पुनः कुंडली पर एक बल आघूर्ण काम करेगा, जिसका मान टाउ बराबर क्या होता है, सी फाई। जिसका मान क्या होता है, टाउ इक्वल टू सी फाई। जहाँ पे फाई क्या है, फाई क्या है, इस फास्फर ब्रांच की कुंडली में, फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन है और सी क्या है, प्रत्यानयन बल है। आप कोष्टक में दिखा दीजिए कि वेयर फाई इक्वल टू पत्ती में ऐंठन, पत्ती में ऐंठन, और जो हमारा सी है यह क्या है, प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल। सी क्या है, प्रत्यानयन बल है। अब देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो टाउ टाउ इक्वल टू बराबर है, तो यानी एन आई ए बी और सी फाइव बराबर हो जाएंगे, अर्थात एन आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी फाइव, अर्थात क्या हो जाएगा, एन आई ए बी इक्वल टू सी फाइव। सो यहाँ से यदि हम फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एन आई ए बी अपान कितना हो जाएगा, सी। एन आई ए बी अपान कितना हो जाएगा, सी। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, यानी इसी में कि पूछता है कि धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता। तो दोस्तों धारा सुग्राहिता को हम लोग करते हैं एस आई, आई मतलब धारा, एस मतलब सुग्राहिता। इसका सूत्र होता है फाई अपान आई, इसका सूत्र क्या होता है, फाई अपान आई होता है। तो देखिए जब फाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एन आई ए बी अपान सी, एन आई ए बी अपान सी, और नीचे हमारा क्या है, आई, तो आई से आई कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, एन ए बी अपान सी। कितना हो जाएगा, एन ए बी अपान सी। अब आएंगे, ये हमारा क्या हो गया, धारा सुग्राहिता। अब आता है वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, एस भी, वोल्टेज सुग्राहिता। तो वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, फाइव बाई भी, ये क्या होती है, फाइव बाई भी। अब दोस्तों देखिए फाइव की वैल्यू कितना है, एन आई ए बी अपान सी, और भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से क्या होगा, आई से आई कट हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनली वैल्यू आएगी वह हो जाएगी एन ए बी अपान सी आर, हुआऊ, ये हमारा क्या होता है, सी आर होता है। तो धारा सुग्राहिता क्या होगा, एस आई इक्वल टू फाइव बाई आई, और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होगा, फाइव बाई भी, यानी वोल्टेज सुग्राहिता का मान कितना आएगा, एन ए बी अपान सी आर, और धारा सुग्राहिता का हमारा मान कितना हो जाएगा, धारा सुग्राहिता का मान हो जाएगा एन ए बी अपान सी। फिर सुनिए कार्य विधि में कि जैसे ही हमारा क्या होगा, वहाँ पे बल युग्म उत्पन्न होगा, तो टाउ बराबर एन आई ए बी, और एक क्या होगा, टाउ इक्वल टू सी फाइव, दोनों बराबर कर देंगे, तो हमारा फाइव इक्वल टू कितना होगा, एन आई ए बी अपान सी हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक बार कॉपी से आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों आइए मैं कॉपी समझा देता हूँ। हेडिंग क्या है, चल कुंडली धारामापी। तो क्या है कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में धारा के संसूचन का ज्ञात किया जाता है या ज्ञात होता है। यही मैंने बताया था कि चल कुंडली धारामापी क्या होता है, कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में धारा के संसूचन का ज्ञात किया जाता
है, यह दो प्रकार का होता है। पहला निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा क्या होता है, किलकित कुंडली धारा मापी। तो आइए समझते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी को। तो यह वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त होता है। यानी निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है कि यह वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त होता है। सिद्धांत क्या होता है इसका कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रचना में देखेंगे इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड होती है। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्या होती है, एक नर्म लोहे की क्रोड होती है। आइए रचना को पूरा देख लेते हैं हम। क्या होती है कि इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड होती है। क्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में तांबे के तारों को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। यानी क्या करना है कि इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच, यानी जिसे क्या करते हैं, मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच। देखिए क्या था, फास्फर ब्रांच की पट्टियों द्वारा दर्पण की सहायता से दो शक्तिशाली चुंबक N व S के बीच, दो शक्तिशाली चुंबक क्या होता है, N व S के बीच में रखकर लंबवत लटकाया जाता है, जिसके निचले सिरे पर एक स्प्रिंग चित्रानुसार उपस्थित होता है। ये हमारा क्या है, निचला सिरा है, जिसमें क्या है, एक स्प्रिंग लटका हुआ है। ये हमारा क्या था, रचना था। आप फिगर देख ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, फिगर है, जिसको मैंने अभी समझाया था। आइए देखते हैं कार्यविधि क्या होता है कि जब कार्यविधि समझिए क्या होता है कि जब इसमें टर्मिनल T1 के द्वारा मरोड़ टोपी की सहायता से फास्फर ब्रांच की पत्ती के द्वारा कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है कि इस कुंडली के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह जो N व S का चुंबकीय क्षेत्र था और ये हमारा जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, जिसके कारण कुंडली क्या होती है, तेजी से घूमना प्रारंभ कर देती है। यह कुंडली क्या करती है, तेजी से घूमना यानी रोटेट करना प्रारंभ कर देती है। बल आघूर्ण, अब देखिए जिसके कारण कुंडली पर बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नियम, फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। तो साइन थीटा आ गया। अब कुंडली पर आरोपित जो बल होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। जो हमारा कुंडली पर बल लगता है, बल कैसे लगेगा, एक तो ऊपर की ओर, एक तो नीचे की ओर। इस पर लगेगा किधर, नीचे की ओर, इस पर किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ये हमारा क्या हो गया, बल हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे है। तो इन दोनों के बीच का कोण आप देख सकते हैं कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जब यहाँ से हम थीटा इक्वल्स टू 90 पुट करेंगे, जब यहाँ से हम लोग कितना पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 90, तो हमारा टाउ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, NIAB। अब क्या करना है, कुंडली के घूमने के कारण फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन फाई उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली एक निश्चित समयांतराल के बाद ऐंठन के द्वारा प्रत्यानयन बल C से कुंडली घूमने लगती है। तब कुंडली पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाउ इक्वल्स टू C फाई। बाकी सब मैंने देखिए यहाँ पे समझा दिया है कार्यविधि में कि टाउ इक्वल्स टू NIAB और साइन 90 क्यों है, अभी मैंने कॉपी समझा दिया। सो यहाँ से जब दोनों का तुलना करेंगे तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हम लोग का, NIAB अपन C। तो यहाँ से हम लोगों का धारा सुग्राहिता कैसे निकलेगा, SI इक्वल्स टू फाई बाई आई, अर्थात NIAB अपन C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमारा NAB अपन C। तो वोल्टेज सुग्राहिता SV इक्वल्स टू फाई अपन V इक्वल्स टू NIAB अपन C, और V का मान कितना होगा, IR। तो यहाँ से I कट जाएगा, कितना आएगा, NAB अपन C R। अर्थात चल कुंडली धारा मापी का हम लोगों ने निलंबित कुंडली धारा मापी पढ़ लिया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग किलकित कुंडली धारा मापी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है, किलकित कुंडली धारा मापी, जिसका फिगर मैंने यहाँ पे साफ साफ चित्रों में दर्शा दिया है। प्यारा सा नन्हा मुन्ना चित्र है, इस पर एक लाइक तो बनता है। आप तुरंत अभी एक लाइक और छोटा सा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो क्या है टॉपिक हम लोग का, किलकित कुंडली धारा मापी अथवा वेस्टर्न धारा मापी, यानी इसका नाम क्या है, किलकित कुंडली धारा मापी अथवा वेस्टर्न धारा मापी। तो पहले समझेंगे कि ये होता क्या है।
तो किलकित कुंडली धारामापी अथवा वेस्टर्न धारामापी भी क्या होता है, यह किसी वैद्युत उपकरण में धारा के संसूचन अथवा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वैद्युत उपकरण है। यह क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का संसूचन एवं मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक क्या है, वैद्युत उपकरण है। यह जो होता है, यह क्या होती है, यह किलकित कुंडली जो धारामापी होती है, निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा कम सुग्राही होती है। इस बात को बहुत ही नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि यह जो होती है, यह निलंबित कुंडली से, निलंबित कुंडली धारा मापी, यानी कि यह अर्थात वेस्टर्न धारा मापी जो होती है, निलंबित कुंडली धारा मापी की अपेक्षा कम सुग्राही होती है। क्या होती है, कम सुग्राही। क्या होती है, कम सुग्राही होती है। अर्थात वेस्टर्न धारामापी की जो दक्षता होती है, सुग्राहिता होती है, वह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा क्या होती है, कम सुग्राही होती है। इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। आइए इसकी रचना देखते हैं। रचना, तो रचना में क्या कहेंगे हम लोग, रचना में क्या कहेंगे, आइए समझते हैं रचना क्या होती है इसकी। तो रचना में लिखेंगे, इसमें नर्म लोहे की क्रोड को, ये हमारा क्या है, नर्म लोहे की क्रोड है, नर्म लोहे की क्रोड को, इसमें नर्म लोहे की क्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में व्यवस्थित करके, एल्युमिनियम का ये हमारा क्या है, फ्रेम है, एल्युमिनियम की फ्रेम में व्यवस्थित करके हम लोग क्या करते हैं कि दो चूल की सहायता से या चित्रानुसार इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। फिर सुनिए क्या होता है कि इसको, यानी यह जो होता है, इसमें नर्म लोहे की क्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में लपेटकर चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसे क्या करते हैं, दो चूल की सहायता से दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N व S, दो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N व S के मध्य व्यवस्थित किया जाता है। N व S के मध्य व्यवस्थित किया, देखिए केवल थ्योरी है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट हम लोगों का निलंबित कुंडली धारामापी है, क्योंकि वह अत्यधिक सुग्राही होती है। तो आप उसको एक बार फिर जाकर पढ़ लीजिए बढ़िया से। मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ताकि ये भी आए तो आप भूले ना। इसमें बस संरचना देख लीजिए। क्या होता है कि इसमें नर्म लोहे की क्रोड को एल्युमिनियम की फ्रेम में व्यवस्थित किया जाता है तथा दो चूल की सहायता से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र N व S के मध्य व्यवस्थित किया जाता है। इसको घुमाने के लिए दो स्प्रिंग T1 व T2, दो स्प्रिंग क्या होते हैं, विपरीत चक्र के लगे होते हैं। दो स्प्रिंग विपरीत चक्र के, यानी एक बार ऐसे घूमेगा तो एक बार ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घुमाएगा तो ये कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, विपरीत चक्र के लगे होते हैं। स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग से T1, यानी जो पहला स्प्रिंग है T1 से धारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं तथा दूसरे स्प्रिंग T2 टर्मिनल से क्या होता है, धारा निकल जाती है। यानी यहाँ से हम लोग करंट को इसमें प्रवेश कराते हैं और यहाँ से हमारा करंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ से प्रवेश करता है, यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जितना विक्षेप आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, संकेतक की सहायता से पढ़ लेते हैं। और क्या कहेंगे, कुंडली के ऊपरी सिरे पर क्या होता है, एक संकेतक लगा होता है जिस पर विभव विभाजक अंकित होते हैं। जिस पर ये सब क्या है, विभव विभाजक, यानी कितना वोल्टेज अथवा कितना धारा आया है, इसके द्वारा से हम लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं। ये हमारा क्या है, इसकी संरचना है। अब आते हैं कार्यविधि में। कहेंगे कि जब दो स्प्रिंग की सहायता से कुंडली को शक्तिशाली चुंबकों के मध्य घुमाया जाता है, शक्तिशाली चुंबकों के मध्य हम लोग क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो क्या होता है कि शक्तिशाली चुंबक के द्वारा इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यानी इसके द्वारा, यानी कि जब ऐसे घुमाएंगे तो इसका क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो इस N व S के चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। अर्थात दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिससे संकेतक में जो सुई लगे होते हैं, अधिकतम विक्षेप, यानी जैसे ही विक्षेप उत्पन्न होगा
तो क्या करेंगे, इस सुई का जो अधिकतम विक्षेप होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, जो विभव विभाजक का पाठ्यांक कहलाता है। यही हमारा क्या है, इसकी कार्यविधि है। पुनः एक बार देख लीजिए किलकित कुंडली धारामापी को। कहेंगे किलकित कुंडली धारामापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन अथवा मापन का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कहेंगे कि जो इसको नोट पॉइंट में लिखेंगे कि निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा में यह जो होता है कम शुग्राही होता है, अर्थात वेस्टर्न धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा में क्या होती है, कम शुग्राही होती है। रचना में आएंगे तो क्या कहेंगे कि रचना में इसमें नर्म लोहे की क्रोट को एल्युमिनियम की फ्रेम में लपेट कर एक आयताकार कुंडली या गोलाकार, ये भी देखिए बेलनाकार है, तो क्या करेंगे, एक बेलनाकार कुंडली चित्रानुसार व्यवस्थित की जाती है जिसको दो चूल की सहायता से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र एन व एस के मध्य व्यवस्थित किया जाता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र एन व एस के मध्य क्या करते हैं हम लोग, व्यवस्थित कर देते हैं, तथा इसमें इसको घुमाने के लिए दो स्प्रिंग लगे होते हैं, तथा इस स्प्रिंगों से दो टर्मिनल T1 तथा एक टर्मिनल T2 जुड़ा होता है। T1 से धारा क्रोड में प्रवेश कर जाती है तथा T2 से धारा क्या होती है, निर्गत हो जाती है, तथा विभव विभाजक इसमें लगे होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धारा का मापन करते हैं। अब आएंगे कार्यविधि में, कहेंगे कि जैसे ही शक्तिशाली ये स्प्रिंग की सहायता से इसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं अथवा नचाते हैं, तो इसका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह वह चुंबकीय क्षेत्र एन व एस का विरोध करने लगता है, जिस कारण दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है, और संकेतक का जो सुई होता है यह क्या करने लगता है, विक्षेपित होने लगता है, और इस विक्षेपण कारण जो संकेतक का जो सुई है इसका अधिकतम विक्षेपण जो होता है उसको पढ़ के नोट कर लिया जाता है। वही विभव विभाजक का क्या होता है, असली पाठ्यांक होता है। यही इसका क्या है, कार्यविधि है। यही पे हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो जितना भी आएगा पूरे एकदम आधुनिक तरीके से मैं समझाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वह क्या होगा, धारामापी का और मीटर के रूप में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।